हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल समझ के समझना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग संधि पढ़ रहे थे और संधि हम लोगों ने कंप्लीट कर दी थी। तो संधि का आज हम लोग रिवीजन करेंगे। जैसे कि मैंने पूरा संधि पढ़ा था, उसको समझा था डिटेल में, तो उसको हम लोग संक्षिप्त में और रिवीजन भी हो जाएगा और उसे हम बहुत छोटे में पूरा समझ भी लेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो संधि दो वर्णों के मेल होता है। इसमें पूर्व पद और उत्तर पद का जो पूर्व पद होता है, पूर्व पद का लास्ट वर्ड और उत्तर पद का पहला वर्ण, दोनों को मिला करके संधि बनती है। तो संधि के प्रकार, संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, यड़ संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है कि हम इसे कैसे पहचान सकते हैं? कहीं पे भी हमें बड़ा आ दिख जाए, बड़ी ई दिख जाए, बड़ा ऊ दिख जाए किसी शब्द के बीच में। जैसे यहाँ देखिए स्वार्थी में बड़ा आ दिख गया है, तो यहाँ पे हम समझ लेंगे कि यहाँ पे दीर्घ संधि है। तो कहीं पे भी हमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ दिख जाए तो वहाँ पे दीर्घ संधि होगी। इसमें क्या होता है, समान स्वर मिलते हैं। बड़ा बड़ा से मिलेगा तो बड़ा बनेगा, छोटी छोटी से मिलेगी तो बड़ी ई बनेगी, छोटा ऊ बड़ा ऊ या छोटा ऊ से मिलेगा तो बड़ा ऊ बनेगा। तो इसमें क्या होता है, समान स्वर से मिलता है तो बड़ा बनता है, दीर्घ स्वर संधि बनती है। गुण संधि में क्या है कि गुण संधि में समान आ जो है किसी असमान स्वर से, आ जो है असमान स्वर ई से मिलेगा तो ए बन जाएगा, और अगर आ ऊ से मिलेगा तो ओ हो जाएगा, आ री से मिलेगा तो अर हो जाएगा, आ री से मिलेगा तो अल हो जाएगा। इसमें इसके पहचानने की क्या है कि आप कहीं पे भी आपको ए की मात्रा या ओ की मात्रा बीच में दिखे तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे गुण संधि है। अब वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में आ और बड़ा आ जो है ए या ऐ से मिले तो ए ही बनेगा, और आ छोटा है, बड़ा आ ओ और या औ से मिले तो बड़ा औ ही औ बनेगा। तो जैसे यहाँ पे आपको कहीं पे जो है ऐ की मात्रा है या औ की मात्रा दिख जाए तो वहां पे आप वृद्धि संधि समझिएगा। ऐसे ही यड़ संधि, यड़ संधि में हम देखते हैं कि ई बड़ी या छोटी किसी भी असमान वर्ण से मिलते हैं तो वहां पे या बनता है, और छोटा ऊ बड़ा ऊ किसी भी असमान वर्ण से मिलते हैं तो वा बनता है, और री किसी असमान वर्ण से मिलता है तो रा बनता है। यहाँ पे इसको हम पहचानने की संधि है कि कहीं पे भी आपको आधा व्यंजन दिखे तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे कहीं पे बीच में आपको आधा व्यंजन दिखे जहां से संधि अलग हो रही है वहां पे, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे यड़ संधि है। अयादि संधि, अयादि संधि में ए प्लस कोई स्वर मिले तो आय बनता है, और आय में कोई स्वर मिले तो आय बनता है, ओ में कोई स्वर मिले तो औ बनता है, औ में कोई स्वर बने तो आओ बनता है। आपको इसको पहचानने की संधि है, कहीं पे भी बीच में आपको आय आओ आओ दिख जाए तो आप समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे हमें आय दिख रहा है तो हम यहाँ पे अयादि संधि है। कहीं पे आय दिख जाए तो यहाँ पे अयाय संधि है। आय आओ आय दिख जाए कहीं पे बीच में तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे अयादि संधि है। तो ऐसे ही हम लोगों ने देखा। अब हम लोगों ने पूरा स्वर संधि के सारे नियम, सारे प्रकार पढ़ लिए। अब व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में क्या है कि व्यंजन संधि में क्या होता है कि पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा व्यंजन या स्वर कुछ भी हो सकता है, तो वहां पे व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि का पहला नियम होता है कि वर्गों का कोई भी वर्ग हो, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इन सब के बाद या फिर वर्गों का तृतीय चतुर, गा घा वर्गों का तृतीय चतुर अक्षर आए या फिर यारा अलावा अंतस्थ वर्ण आए या कोई स्वर आए, तो वहां पे क्या होगा कि इसमें पहले वर्ग में पहले पूर्व पद में तीसरे अक्षर में चेंज हो जाता है, और पूर्व पद में तीसरे अक्षर में चेंज होता है इसमें। और इसके बाद दूसरा नियम बोलता है कि दूसरे नियम में ये है कि अगर आपको कहीं पर भी जो है का, चा, टा, ता, पा किसी भी वर्ग के बाद कोई भी अनुनासिक दिख जाए, जैसे इस पा वर्ग के बाद हमें अनुनासिक दिखा तो इस पा वर्ग के अनुनासिक में हम चेंज कर देंगे। इसके पा वर्ग का अनुनासिक क्या होता है, माँ होता है, पा फा माँ होता है, माँ में इसके पंचम अक्षर में चेंज कर देंगे। इस रूल के हिसाब से ये है। अब आता है रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड में है कि अगर हमें ता और दा के बाद जो है चा या छा दिखे तो हम इस ता को इस दा में हम उसके जगह पे चा लिख देंगे। ता या दा के बाद हमें कहीं चा और छा दिखता है, ता और दा के बाद हमें कहीं चा और छा दिखता है, तो हम चा में इस ता और ता को चा में चेंज कर देंगे। नियम नंबर 4 में, नियम नंबर 4 ये कहता है कि नियम नंबर 4 कहता है कि अगर कहीं पे भी आपको कहीं पे भी ता दा के बाद जा और झा दिखे तो हम ता दा को जा में चेंज कर देंगे। और नियम नंबर 5 कहता है कि कहीं पर भी आपको ता दा के बाद टा और ठा दिखे तो हम इसमें ता था को टा में चेंज कर देंगे। अब इसके बाद आता है नियम नंबर
नियम नंबर 6 आता है। नियम नंबर 6 कहता है ता और दा के बाद अगर ऊ और डा आपको दिखे तो ता और दा को आप डा में चेंज कर देंगे। नियम नंबर 7 कहता है कि टा और दा के बाद अगर आपको ला दिखे तो ता और दा को ला में चेंज कर देंगे। अगर नियम नंबर 8 कहता है कि ता और दा के बाद अगर आपको शा दिखे तो ता और दा को चा में चेंज करेंगे और शा को छा में चेंज करेंगे। अब नियम नंबर 9 आता है। नियम नंबर 9 में है कि ता और दा के बाद अगर आपको हा दिख रहा है तो ता और दा को तो हम दा में चेंज करेंगे और हा को हम धा में चेंज करेंगे। ठीक, इसके बाद फिर व्यंजन संधि। फिर नियम नंबर 10 कहता है कि अगर कोई स्वर हो, स्वर के बाद छा आया हो तो हम छा को आधा चा और छा में चेंज करते हैं। छा के स्थान पे हम आधा चा और छा लगाएंगे। स्वर के बाद अगर कोई छा हो, पहले स्वर आया हो में कोई भी स्वर आया हो, स्वर के बाद छा से छतरी वाला छा आया हो, उसके बाद तो हम उसके छा को आधा चा और छा में चेंज करते हैं। अब नियम नंबर 11 है। नियम नंबर 11 है कि माँ के बाद यदि यारा लावा शा हा अंतस्थ वर्ण या ऊष्म वर्ण आए तो माँ को जो है, ये जो माँ रहेगा इसको अनुनासिक में चेंज कर देंगे। अनुनासिक मतलब ये वाली विंदी, जैसे ये देखिए इसके बाद सा आया है, ये ऊष्म वर्ण है सा, और सा को हमने क्या चेंज किया, सा माँ के बाद ये ऊष्म वर्ण आया है, ऊष्म वर्ण को मैंने क्या कर दिया यहाँ पे अनुनासिक में चेंज कर दिया, ये बिंदी लगा दी अनुनासिक ऊपर। फिर नियम नंबर 12। नियम नंबर 12 में है कि माँ के बाद जो है वर्ग का कोई भी अक्षर हो, इस माँ के बाद वर्ग का कोई भी अक्षर हो तो अक्षर माँ को हम लोग अनुनासिक में चेंज कर देते हैं, या फिर उसको विकल्प के अनुसार हम लोग उसके पंचम अक्षर में चेंज कर देते हैं। जैसे आप लोग देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इसके विकल्प के अनुसार अगर देखेंगे कि क्या शब्द बन रहा है उस हिसाब से हम चेंज करेंगे। माँ को हम वैसे तो देखिए यहाँ पे माँ के बाद क्या है, वर्ग का अक्षर है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे इसका सम प्लस कल्प का हमने यहाँ पे इसका अनुनासिक में अनुस्वर में चेंज कर दिया। यहाँ पे अनुनासिक में नहीं चेंज होगा, हमें से एक सार्थक संधि का मतलब क्या होता है, शब्द का मतलब होता है कि एक सार्थक शब्द हो, तो ये संकल्प हमें सार्थक लग रहा था। का अगर हम जो है देखेंगे अड़ा यहाँ पे लगा देंगे तो वो सही नहीं बनेगा, इसलिए हम यहाँ पे इसमें हम अनुस्वर में चेंज करेंगे। ऐसे नियम नंबर 13 है कि नियम नंबर 13 में आता है कि अगर ऋषि और रा और शा के बाद जो है का वर्ग या पा वर्ग के बाद कोई स्वर आए तो और जो है ना को फिर हम जो अगर इसके बाद कोई ना हो, री रा शा के बाद ना हो और उसके बीच में कोई स्वर हो, अगर ऐसे है री है, रा है और सा है और इसके बीच में कोई का वर्ग या जो है पा वर्ग का कोई शब्द है और या फिर कोई स्वर है, तो यहाँ और इसके बाद कोई ना है या इसके बाद भी कोई ना हो या बीच में भी कोई ये सब आ रहे हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ना का अड़ा में चेंज हो जाएगा, ऐसे बनेगा। यहाँ पे देखिए भर प्लस ना, बीच में कोई स्वर आया है तो भी हमने इसका रा को जो है रा ऐसे रहेगा, ना का अड़ा इसमें अड़ा में हम चेंज कर देंगे इसमें। और अगर ये ना भी होता आ तो भार प्लस ना, जैसे यहाँ देखिए री प्लस ना में री के बाद जो है क्या आया है, री के बाद जो है री के बाद क्या आया है, ना आया है, तो ना को हमने ऐसे में चेंज कर दिया, रणा में चेंज कर दिया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में हम लोग विसर्ग का कहाँ होते हैं, हम लोग डिफिनेशन समझते हैं। विसर्ग के स्थान पर स्वर अथवा व्यंजन में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इतनी डिफिनेशन इतनी टफ आप नहीं समझ पाएंगे, मतलब कि जहां पर भी विसर्ग के स्थान पर कोई भी व्यंजन या स्वर में कोई चेंज आता है, वो व्यंजन बन जाता है या स्वर बन जाता है, वहीं पे विसर्ग संधि होती है। विसर्ग संधि का पहला नियम यहाँ पे क्या है, विसर्ग के बाद अगर चा छा दिखे तो शा हो जाता है, विसर्ग के बाद टाठा दिखे तो शा हो जाता है, विसर्ग के बाद ताथा दिखे तो ये वाला शा हो जाएगा। फिर ऐसे नियम नंबर 2 कहता है विसर्ग के बाद शाह दिखे तो विसर्ग ही रहेगा या उसके स्थान पर आगे का अक्षर जुड़ जाएगा, या विसर्ग ही रहेगा या आगे के स्थान पर ये वाला ही अक्षर फिर से जुड़ जाएगा, आधा विसर्ग ही रहेगा या इसके स्थान पर ये वाला अक्षर ही जुड़ जाएगा। नियम नंबर 3 कहता है कि विसर्ग के बाद का खा पा फा हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विसर्ग में कोई परिवर्तन, अगर विसर्ग है, विसर्ग के बाद का खा पा फा है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग वैसे के वैसा ही रहेगा।
अब आता है नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 के बाद ई ऊ के बाद विसर्ग हो, विसर्ग के बाद का हो, खा हो, पा हो, फा हो, तो विसर्ग का शा हो जाता है। अगर ई ऊ है, विसर्ग के पहले ई या ऊ है और विसर्ग के बाद का, खा, पा, फा है, तो विसर्ग का शा हो जाता है, ये वाला खटकोर वाला शा। फिर नियम नंबर 5 में आता है। नियम नंबर 5 में है कि आ विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद वर्गों का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण हो अथवा यारा लावा हा हो, तो विसर्ग का आ का ओ हो जाता है, इस विसर्ग का ओ हो जाता है। अगर इसके बाद इसके विसर्ग के पहले आ है और विसर्ग के बाद वर्गों का तृतीय चतुर्थ पंचम अक्षर या अंतस्थ वर्ण या हा हो, तो वहां पे विसर्ग का ओ हो जाता है, ये दोनों मिलकर के ओ हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे नियम नंबर 6, अगर विसर्ग के पहले आ है और विसर्ग के बाद आ है, तो विसर्ग का आ विसर्ग और आ मिलकर के ओ जाता है और एक आ जो है लोप हो जाता है और उसके स्थान पर विसर्ग का लोप का चिन्ह लग जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 कहता है कि अगर जो है आ और आ को छोड़ करके कोई भी स्वर हो विसर्ग के पहले और विसर्ग के बाद वर्गों का तृतीय चतुर्थ पंचम यारा लावा हा हो, तो कोई स्वर हो तो विसर्ग का रा हो जाता है, इस विसर्ग का रा हो जाता है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, कोई भी स्वर हो लेकिन आ और बड़ा आ ना हो और वर्गों का विसर्ग के बाद वर्गों का आ मतलब तृतीय अक्षर, चतुर्थ अक्षर, पंचम अक्षर और यारा लावा हा हो, तो यारा लावा वा और हा हो, तो जो ये विसर्ग होगा इसका रा हो जाएगा। ऐसे ही नियम नंबर 8 कहता है कि अगर आ छोटा बड़ा आ को छोड़ करके अन्य कोई स्वर हो विसर्ग के पहले और विसर्ग के बाद रा हो, तो वहां विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग के पूर्व स्वर का जो ये विसर्ग है विसर्ग का लोप हो जाएगा और इसके पहले जो मात्रा लगी हुई है इसका ये वो है हर्ष है, तो ये दीर्घ में चेंज हो जाएगी। जैसे ये छोटी ई है तो ये बड़ी ई में चेंज हो जाएगी। नियम नंबर 9 कहता है कि आकार के बाद विसर्ग हो, आकार हो, आकार आ हो, आकार के बाद जो है विसर्ग हो, विसर्ग के बाद आ को छोड़ करके कोई भी स्वर हो, तो वहां पे विसर्ग का कोई परिवर्तन, विसर्ग लोप हो जाता है और संधि नहीं होती है। यहाँ पे देखिए यहाँ विसर्ग का लोप हो गया है, विसर्ग के पहले आ है, विसर्ग के बाद कोई भी स्वर है आ को छोड़ करके, तो वहां पे विसर्ग संधि नहीं होगी, वहां पे विसर्ग का लोप हो जाता है। तो और इसके बाद नियम नंबर जो है नियम नंबर 7 नहीं, एक मिनट, हाँ हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद जो है हम लोगों ने इतना विसर्ग संधि हम लोगों को कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम लोग कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, अगर आप लोगों को उदाहरण चाहिए हो संधि के, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।